नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कपिल मिश्रा का जन्मदिन है, तो सबसे पहले कपिल मिश्रा जी को जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने पहले भी कई खुलासे किए थे, आज भी खुलासे करते हैं। पहले भी अच्छा काम कई किए, आज भी अच्छा काम करते हैं। उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, देखिएगा जरूर, क्योंकि वो खुलासा खुद उन्होंने ही किया था। तो शुरुआत करें रुपेश पांडे से। रुपेश पांडे की हत्या हुई थी, आपको पता है, आउटरीच हुआ, कपिल मिश्रा भी मिलने गए थे। उस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। 5 लोग गिरफ्तार हुए। उन 5 लोगों में से 5 को जमानत मिल गई। जमानत क्यों मिली? क्योंकि सीबीआई ने टाइम पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया। अब सीबीआई किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार किसके अधीन है? अभी आपको भी बताने की जरूरत है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। किस लिए? तृप्त करने के लिए। अब क्या होता है कि तृप्तिकरण की जहां बात आती है तो लोग इसे बड़े लाइटली लेते हैं, लेकिन किसी को तृप्त करना है तो उसके हर कुकर्मों को ढकना पड़ेगा, जो ये काम बखूबी हो रहा है। अब बात है जब ये लोग विपक्ष में होते हैं और सत्ता में होते हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। बड़ी खुशी की बात है कि सैयद हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, इनका उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष सालाना उर्स को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 100वें उर्स के लिए मैं बाबा ताजुद्दीन, इनके सभी श्रद्धालु और भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा ताजुद्दीन इनके चरणों में नमन करता हूं। ताजुद्दीन बाबा सदा ही नागपुर और कई जगह से आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा स्थान रहे हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर दर्शन करने हेतु वो जाता ही है। विगत कुछ वर्षों में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब राज्य सरकार की ओर से ताजबाग के विकास हेतु काफी फंड हमने मुहैया कराया। इससे कई विकास के कार्य यहां पूर्ण हो सके। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी सुविधाओं का निर्माण हो सका। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि आगे भी राज्य सरकार। तो जब विपक्ष में होंगे तो इनको हिंदू याद आता है, सत्ता में आएंगे तो ये मजारों पर जाना शुरू कर देते हैं। एक और भी नाम है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मोठा ताजबाग, बाबा ताजुद्दीन के मजार का सौंदर्यीकरण कराया, ढांचागत सुविधाओं और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया। तो चुनाव से पहले और चुनाव से बाद ये इनकी स्थिति है, क्योंकि सत्ता में इनको तृप्तिकरण करना है। नरेंद्र मोदी का साउथ में रैली था, अब वहां पर खातूनें आ रही है। इसके अलावा एक और भी वीडियो सामने आया। बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिमों को मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती में गई थी, ऐसे ही मिलने गई थी अपने रिश्तेदारों से। उन्होंने बोला मुझे तो गैस भी मिली है, सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, श्रम भी मिला है। मैंने कहा सब तो तुम ही लोगों को मिला है, तो वोट भी बीजेपी को ही मिलना चाहिए। अब ये बता रही हैं कि ये सारे काम दीन के लिए कर रहे हैं। यही बात तो मैं भी बोलता हूं कि ये हर काम दीन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन वो बोले तो ये मोदी जी के भरोसे की जीत है, यही सबका साथ सबका विकास है। ये सारे वीडियो आरडब्ल्यू वाले शेयर करते हैं, इनके आईटी सेल वाले शेयर करते हैं। अब ये कैसा राष्ट्रवाद है कि जिसके विरुद्ध आप चुनाव लड़कर आते हैं, आप जिसके विरुद्ध माहौल बनाते हैं, उसी के लिए काम करते हैं और उसे आप मास्टर स्ट्रोक बताते हैं।
एक चीज आप देखते हैं, नए भारत में जो हिंदुओं की आज दुर्दशा हो रही है, उसके पीछे तृप्तिकरण भी एक बड़ा फैक्टर है। तृप्तिकरण का ही परिणाम है कि जो योजनाएं चलाई जा रही है वो तो चलाई ही जा रही है, बाकी अगर वो कहीं अपराध भी कर रहे हैं तो उनको सजा नहीं हो रही है। जैसे हजारीबाग का मामला बताया, अगर सीबीआई ने समय पर चार्जशीट दाखिल किया होता तो उनको जमानत नहीं मिली होती। जो वो महिला बोल रही थी वो ठीक है, वोट ना भी मिले, अगर एक भी मिल जाता है तो एक मुस्लिम चिंतक हैं जिनको आपने सुना है, जो कि पासमानदा की लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने खुलेआम कहा कि उनके एक वोट का मतलब 1 लाख है, तो ऐसे 2-4 देंगे 2-4 लाख हो जाएगा, और उस हिसाब से मीडिया परसेंटेज भी निकाल देगी। तो सारा काम दिन के लिए हो रहा है। अब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां बताएंगे कि इसमें क्या गलत है, उनको कहां भेज दिया जाए। मैंने कब कहा कि उनको भेज दिया जाए? आप उनके लिए कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन जो आपका वोटर है उसके लिए क्या कर रहा है? इंडिया टीवी का रिपोर्ट है। आपकी आंखें खोलेंगे। केंद्र की हर योजना में कम से कम 30% मुसलमानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आइए आपके सामने एक एक करके आंकड़े रखते हैं। चाहे आवास देने की बात हो, जनधन योजना की बात हो, मुफ्त राशन योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, इसका 30% से ज्यादा लाभ भारत में मुस्लिमों को मिल रहा है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार ने इंसाफ दिलाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह करके हज कोटा में भी 2 लाख तक मोदी सरकार ने इसे बढ़वाया। हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर आज की तारीख में 5% कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करवाया गया। ये एक एक आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें, जिसके खिलाफ कानून बनाया गया, सऊदी अरब से आग्रह करके हज कोटा 2 लाख तक बढ़ाया गया, हज यात्रा पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक कर दिया गया, वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करवाया गया, और ये कि ये हर योजनाओं में, जो कि जनरल स्कीम है, जो कि सबके लिए है, उसमें कम से कम 30% का भागीदारी है उनके लिए, जिसके ऊपर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। तो इस तरह से तृप्तिकरण चल रहा है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो आपका वोटर है उसके लिए आपने क्या किया। इवन आपको पता है कि बैंक्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनकी प्राथमिकता पहले दें, मतलब इनको वरीयता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से काम हो रहा है। जो कि वो बोले, इनके मंत्री बोले तो मास्टर स्ट्रोक, हम लोग बता दें तो देशद्रोह। अब इनके मंत्री ही तो बोलते हैं कि कांग्रेस के काल में जो नहीं हुआ, जितना उनके 70 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, हालांकि 70 साल नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी ने बोल दिया तो उसको मान लिया जाना चाहिए। अब तो स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चिढ़ाने लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया। अगर आप कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 8 साल ठंडे बस्ते में रही। ये केवल कमीशन बनाते हैं, रिपोर्ट लाते हैं, उसके बाद उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। अब ये बता रहे हैं कि सच्चर कमेटी और स्वामीनाथन कमेटी को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। तो ये चिढ़ा रहे हैं। जिस सच्चर कमेटी के ऊपर राजनीति होती थी, जब भारतीय जनता पार्टी वाले विपक्ष में थे तो वो विरोध करते थे, कांग्रेस लागू नहीं कर पाई। तो अब आपको समझना चाहिए कि इनका विपक्ष में होना कितना जरूरी है। अगर ये विपक्ष में होते तो सच्चर कमेटी अब भी लागू नहीं हुई होती। ये सत्ता में आ गए तो जो लोग विरोध कर रहे थे वही उस काम को कर रहे हैं। तो यहां कांग्रेस कैसे विरोध करेगी भला? उसके भी तो वोट का सवाल है। तो इस तरह से बरगलाया जा रहा है और पॉलिटिक्स की जा रही है, और ये लोग छाती चौड़ा करके इस तरह की बातें करते हैं, जैसे कि मोदी जी ने तेलंगाना में किया। दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में, और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते, थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई,
मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है कि ये इतनी गालियां खाते हैं, इसकी वजह से इतना काम कर पाते हैं। आपको गाली कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? और कहीं भी देख लीजिए, आम जीवन में भी होता है ऐसा। कोई भी आदमी काम इसलिए करता है कि उसको कम लोग गाली दे या गाली ना दे। ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं कि लोग आपको गाली दे रहे हैं? और ये देखिए, वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्केटिंग मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी चीज को बेच दे। तो जो इनकी विफलता है, उस विफलता को भी ये जनता के सामने बेच रहे हैं और जनता खरीद रही है। आखिर आपको कोई गाली क्यों दे रहा है? तो पहले आप मुख्यमंत्री रहे, आज प्रधानमंत्री हैं। हर जगह आपको विक्टिम कार्ड खेलना है। आप इतने पावरफुल नेता, जिनके बारे में आपका आईटी सेल बताता है कि वैश्विक नेता, उस वैश्विक नेता के साथ ऐसा क्या हुआ? उसने क्या ऐसा किया कि लोग गाली दे रहे हैं? और सच्चाई बताना गाली देना है तो चलिए मान लिया कि लोग आपको गाली दे रहे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि लोग गाली क्यों दे रहे हैं, बजाय कि आप इसकी मार्केटिंग करते। आप इस चीज को भी जनता के सामने बेच रहे हैं। अब बात है कपिल मिश्रा खुलासे की। तो कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब निकल रहा है। अल्लाह ताला तो बदला ले रहा है। अल्लाह ताला ने 10 फरवरी को बदला लिया था पिछले साल। अल्लाह ताला जब बदला लेता है तो आवाज थोड़ी आती है। जब ये अमानत भाई को गिरफ्तार करके घर से लेके जा रहे थे जेल की तरफ, उसमें आवाज थी, उसमें लोगों का दर्द था, सड़कों पे लोग खड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला बदला लेता है तो चुपके से जब हम बटन दबाते हैं ना मशीन का, तो अल्लाह ताला उस बटन से बदला ले लेता है इनसे अच्छी तरह। हमारी विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन एमएलए की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली अपनी। मैंने मंत्री के पद की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। लेकिन जिस दिन आरएसएस वालों ने वो शाहदरा की दीवार पे उर्दू लिख रहे थे, उनको रोका। मैं गया, मैं खड़ा होकर यहाँ पे उर्दू लिखवाऊंगा, देखता हूँ किसकी माइकलाल की हिम्मत है उर्दू लिखने को रोकता। अपने सामने उर्दू लिखवाई। जिस दिन उन्होंने बोला कि गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, मुंबई के अंदर वो शिवसेना वाले बवाल कर रहे थे, गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे। हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बोला, गुलाम अली साहब दिल्ली आ जाओ, हम देखते हैं कौन रोकता है तुम्हारा शो होने से। हम कर तब इसको लेकर कुछ लोगों का तर्क होगा कि तब वो आम आदमी पार्टी में थे। क्या आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, क्या वो नाराए तकबीर का नारा लगा रहे हैं? या ऐसा कोई गाइडलाइंस है आम आदमी पार्टी का कि उस पार्टी में जो भी रहेगा वो नाराए तकबीर कहेगा, अल्लाहू अकबर करेगा, उर्दू लिखवाएगा? ऐसा तो नहीं है। एक तर्क दिया जाता है कि पुराना बयान है, तब भी ये कपिल मिश्रा नहीं किया था। पुराना नए से क्या होता है? कपिल मिश्रा तो वही है ना जो पहले थे। तो जब आम आदमी पार्टी में थे तो इस तरह के वक्तव्य दिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली विधानसभा में नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही थी, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006 at approximately 5 p.m. Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती है फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later at approximately 11 a.m. Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Sri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था।
और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri O.P. Singh, Shri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं? She was advised to switch off her cell phone. तो कहते हैं अपना फोन बंद कर लो। And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे घर के। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्योहार था। अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेड टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स। बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों। अब ये जो पूरा मामला है ये एक आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि 2004 की बात है। माधुरी नाम की आर्किटेक्ट थी, जिससे ईमेल का मामला था। पहले वो मोदी जी से ईमेल के माध्यम से चैट करती थी। ये खुलासा निलंबित आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने किया। बाद में इन्होंने उसको बोला कि तुम अपना प्राइवेट ईमेल आईडी बना लो, और इनके ऊपर यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जासूसी के आरोप लगे थे कि ये अमित शाह के जरिए जासूसी करवा रहे थे। इसका पर्दाफाश किया था प्रदीप शर्मा ने। कई वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिनको निलंबित कर दिया गया। तो कपिल मिश्रा पहले भी खुलासे करते रहे हैं, तो पहले के कपिल मिश्रा में और आज के कपिल मिश्रा में वो अंतर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।